नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन बात उसकी नहीं होगी। संसद के भीतर हंगामा है। बात इस पर जरूर होगी कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है धर्मांतरण के मुद्दे पर। लेकिन एक अहम सवाल हर जहन में है, पेशावर के बाद क्या कुछ हुआ। इन सब के बीच भारत सरकार की तरफ से बाकायदा जारी किया गया है कि यहाँ के स्कूलों में कम से कम 4 दीवारी कंक्रीट की हो, 3 दरवाजे हो, हर दरवाजे पर चौकीदार हो। लेकिन पाकिस्तान के भीतर क्या हो रहा है यह भी जानना समझना बहुत जरूरी है। एक चेहरा देखिए। दरअसल वहाँ के आर्मी चीफ ने कहा था कि 48 घंटे के भीतर 3000 लोगों को फांसी दे दी जाए, लेकिन 48 घंटे के भीतर सिर्फ 18 फांसियां होंगी। और पहली फांसी अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान को, जो चेहरा आप देख रहे हैं, इसी को दी जाने वाली है और ये कल फैसलाबाद के सेंट्रल जेल में दी जाएगी। तो पाकिस्तान कहीं किस रूप में कैसे सक्रिय हो रहा है, आइए दस्तक में आज इसी की बात करते हैं कि दरअसल इन सब का मतलब हर जगह एक आर पार की स्थिति कहीं ना कहीं हर मुद्दों को लेकर बनती है। और इस आर पार की स्थिति में पाकिस्तान के भीतर कैसी सक्रियता, पेशावर के घटना के तुरंत बाद क्या हुआ है बीते 48 घंटों में और आज क्या हुआ है। मसलन तालिबानी चीफ फजलुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और जिन्होंने हमला किया उसमें 17 FIR दर्ज की गई है पेशावर हमले के लिए। और इन सब सहितर लखवी के खिलाफ MPO कानून के तहत अर्जी दी गई और इस अर्जी का असर यह हुआ कि 3 महीने तक वो नज़रबंद रहेगा। और इसकी नज़रबंदी जो है ये फिलहाल रावलपिंडी की अदबियाल जेल में है, तो वो वहीं पर रहेगा। इन सब के बीच तालिबानी ठिकानों पर ज़मीनी और हवाई हमले तेज हो गए हैं और इसका असर ये हुआ है कि बीते 36 घंटों के भीतर 57 आतंकवादी मारे गए हैं अफगानिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके, जो वजीरिस्तान का इलाका भी आता है और स्वात का इलाका भी आता है, उन सब के बीच भी। लेकिन एक सवाल हर जहन में है कि पाकिस्तान के भीतर अब सरकार का रुख अगर बदल रहा है तो वो किस तरीके से, और ख़ासतौर से 48 घंटे के भीतर 3000 फांसी, ये सुनकर थोड़ा हैरानी होती है। लेकिन आर्मी चीफ ने यह क्यों कहा और पाकिस्तान के भीतर की स्थिति क्या है, रिपोर्ट देखिए। कल इस आतंकवादी को फांसी दे दी जाएगी। दरअसल पेशावर की घटना के बाद आतंकवादियों को फांसी देने की कवायद में यह आतंकवादी पहला होगा जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। इसका नाम अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान है। 5 बरस पहले 2009 में इस आतंकवादी ने रावलपिंडी के पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। अकील खुद भी पाकिस्तानी सेना में रह चुका है। अकील को फैसलाबाद सेंट्रल जेल में फांसी दी जाएगी और इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। और कल ही जनरल राहिल ने अकील के डेथ वारंट पर साइन कर दिया। महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अकील के डेथ वारंट पर साइन करने के बाद ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहा कि जेलों में बंद 3000 से ज्यादा आतंकवादियों को 48 घंटे के भीतर फांसी दे दी जाए। चूंकि पेशावर की घटना के बाद सरकार ने फांसी की सजा पर लगी रोक हटा ली है, तो कल यानी शनिवार से फांसी दिए जाने का सिलसिला भी पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान में तकरीबन 8000 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इनमें आतंकवादियों की फहरिस्त में सिर्फ 3000 नाम ही है। सबसे ज्यादा 465 लोग पंजाब सूबे के हैं और पेशावर का वो इलाका जहां से आतंकवादी चलकर पेशावर तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने हंगामा मचा दिया, वो उस इलाके के सिर्फ 30 आतंकवादी हैं। ये इलाका खैबर पख्तूनवा का इलाका है। बलूचिस्तान के 13 और सिंध के 14 आतंकवादी हैं जिन्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन यह सिलसिला कल से ही शुरू हो रहा है, तो अकील के बाद 17 और आतंकवादियों को फांसी दी जाएगी, जो कि रविवार को संभव है। यानी जनरल राहिल ने जिस तरह 48 घंटों के भीतर 3000 आतंकवादियों को फांसी देने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान के हालात बताते हैं कि अगले 48 घंटों में सिर्फ 18 लोगों को ही फांसी की सजा दी जा सकेगी और इन सभी के परिवार वालों को जानकारी भेजी जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सैकड़ों लोगों की दया याचिका पर भी अब प्रधानमंत्री को फैसला लेना होगा, क्योंकि 2008 में फांसी पर जरदारी ने रोक लगाई और तब से फांसी की सारी फाइलें बंद हो गई। लेकिन पेशावर की घटना के बाद जब ये सरकार ने फैसला लिया कि अब फांसी दी जाएगी, तो ऐसे में अब सारी फाइलें खुल रही हैं। और जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कल ही 120 दया याचिकाएं प्रधानमंत्री के विचार के लिए भेजी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जनरल राहिल ने जिस तरीके से 48 घंटे के भीतर 3000 आतंकवादियों को फांसी दिए जाने की बात प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कही, और सरकार की उलझन यह है कि वह तेजी नहीं ला सकती। इन सब को लेकर पाकिस्तान में एक नई बहस भी शुरू हो चली है कि क्या फांसी ही आखिरी रास्ता है या कुछ और।
पाकिस्तान के भीतर जितनी तंजीमें काम कर रही हैं उनकी तादाद उंगलियों पर नहीं गिनी जा सकती है, क्योंकि वो तकरीबन 36 से ज़्यादा है। और जाहिर है ऐसे में अलग अलग तंजीम, अलग अलग इलाके, वहाँ से आतंकवादी, उनको फांसी देना, ये सारी स्थिति समाज के भीतर किस तरीके से नए गुल खिला सकती है, पाकिस्तान सरकार इसे भी सोचे। लेकिन नवाज शरीफ आर पार की स्थिति में है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी अपने नज़रिए से आर पार चाहते हैं। और आज सवाल यही है, प्रधानमंत्री धर्मांतरण पे खामोश क्यों हैं? इस पार्लियामेंट के भीतर ये आवाज़ खासतौर से राज्यसभा में खूब गूंज रही है। आइए रिपोर्ट देखिए, काफ़ी हद तक धुंधला छटेगा प्रधानमंत्री क्यों खामोश है। आगरा के धर्मांतरण की इन्हीं तस्वीरों ने संसद को बेचैन किया और हर दिन हंगामे के बीच हफ्ता बीत गया और प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोले। तो संसद चले या ना चले, प्रधानमंत्री धर्मांतरण पर बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि संघ परिवार का धर्मांतरण पर लेकर जो मानना है उस बात को मोदी संसद के भीतर कैसे कह सकते हैं, ये एक सवाल है। क्योंकि संघ का बहुत साफ मानना है कि धर्मांतरण को लेकर हिंदुत्व के दायरे में दर्शन और व्यवहार दरअसल संघ के लिए सर्वधर्म संभाव पर ही टिका है, यानी घर वापसी सेकुलरिज्म की दृष्टि में बाधक नहीं है और हिंदुत्व को कभी भी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए धोखेबाजी या जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए अहम है, ये सवाल संघ परिवार के लिए भी अहम है। शायद इसीलिए ये वजह है कि धर्मांतरण को लेकर जो तस्वीरें आगरा से निकली, अब उसकी व्याख्या अपने तरीके से संघ परिवार संगठन के भीतर कर रहा है। यानी हंगामे के बीच ये सब करने की जरूरत क्या थी? जो बात खामोशी से हो सकती थी, उसके लिए इतना हंगामा क्यों किया गया? और इसके लिए अब उन स्थितियों को टटोला जा रहा है कि इसके पीछे है कौन। यानी सरकार को संकट ना आए, लेकिन संगठन अपने अपने तरीके से काम करते रहें। आरएसएस हमेशा से यही चाहता है और यही वजह है कि धर्मांतरण पर प्रधानमंत्री का कुछ भी कहना उनकी अपनी छवि पर मट्ठा डालने वाला होगा। वैसे सच यह भी है कि धर्मांतरण को लेकर आगरा की घटना और उसके बाद अलीगढ़ के सवाल से सरकार की किरकिरी हुई है और आरएसएस इससे आहत हो चली है। वजह भी यही है कि आरएसएस ये मानकर चल रही है कि इस हंगामे को रोकने के लिए ही उन्होंने जन जागरण नामक संस्था को खड़ा किया, जिससे विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक तौर पर जो हंगामा करता रहा उस पर खामोशी बरती जाए, प्रवीण तोगड़िया खामोश हो जाए। लेकिन इस धार्मिक कार्यक्रम ने दरअसल सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन आगरा में जैसे ही धर्मांतरण को लेकर हंगामा मचा, उसके बाद से संघ परिवार के भीतर भी अब यह सवाल बड़ा हो चला है कि संघ के तमाम संगठन अभी भी एक रूपता के साथ अपने काम को क्यों नहीं अंजाम दे पा रहे हैं, या फिर संघ के संगठन अपनी महत्ता बताने के लिए क्या हंगामा करना चाहते हैं। हो जो भी, यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भी धर्मांतरण के नाम पर धर्म जागरण, मजदूरों के हक के सवाल पर भारतीय मजदूर संघ का आंदोलन छिड़ना और एफडीआई के सवाल पर स्वदेशी जागरण मंच सरीके संगठन अपने अपने मुद्दे क्यों उठाते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर सरकार की किरकिरी हो सकती है। लेकिन संघ के सामने अब मुश्किल ये आ पड़ी है कि संघ से जुड़े तमाम संगठन अपने अपने तरीके से काम करते रहें और सरकार की किरकिरी भी ना हो। इन्हीं दोनों स्थितियों में आकर सरकार भी फंसी है और आरएसएस सचेत भी हुआ है। लेकिन असल सवाल वहीं अटका है। प्रधानमंत्री धर्मांतरण के सवाल पर संसद में बयान दे नहीं सकते, क्योंकि धर्मांतरण की संवैधानिक व्याख्या और संघ परिवार की घर वापसी के बीच एक ऐसी रेखा है जिस पर अगर प्रधानमंत्री खड़े हो गए तो फिर उनकी छवि उसी प्रचारक वाली हो जाएगी जिससे वो बचना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं घर वापसी का पाठ कैसे दोहराया जाए संसद के भीतर, ये एक बड़ा सवाल है। धर्मांतरण को लेकर व्याख्या संवैधानिक तौर पर होगी और जो कहीं ना कहीं संघ की घर वापसी से टकराएगी। बहरहाल बात आगे निकलते हैं। याद कीजिए, चुनाव का मौका, हरियाणा का चुनाव हो, देश के लोकसभा का चुनाव हो, दामाद का जिक्र होता था, लेकिन झटके में सामने आया कि दरअसल वो फाइल के 2 पन्ने बड़े महत्वपूर्ण गायब थे जो रॉबर्ट वड्रा और कहीं डीएलएफ की डील के हिस्सा थे। अलग अलग बयान, अलग अलग तरीके से व्याख्या। जरा सुनिए, समझिए सही कौन है। सबके बीच खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान ने कल का इंतजार नहीं किया, बल्कि अब से कुछ देर पहले ही फांसी देने का सिलसिला शुरू किया है। 2 आतंकवादियों को फांसी भी दे दी गई है, जो फैसलाबाद में ही दी गई है। फैसलाबाद के सेंट्रल जेल में ही अकील डॉक्टर उस्मान को कल फांसी दी जाने वाली है। उससे पहले 2 लोग को और फांसी दे दी गई है। बहरहाल इन सब के बीच सत्ता में आते ही तेवर क्या होते हैं, आइए एक विधायक की अनकहे सच को देखिए कैमरे पर, जो राजस्थान का है। हेलो, अरे सीएम साहब, हेलो, प्रहलाद बिंदल बोल रहा हूँ। हाँ सर नियम है, 2 मिनट में तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा। क्या हो गया के बच्चे जब कोई काम कहे ना, तेरे को आके लगाऊं क्या?
तेवर है, तलखी है, ताकत है। हालांकि इसकी सजा उन्हें दी गई है, निर्देश दिया गया है कि